गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री लेसन अपना वो तीसरा ही चल रहा है। पार्ट 3 लिखा हुआ है यूनानी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। आज हम यूनानी जो शासक हुआ था मेनांडर, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई देखो आप। मेनांडर यूनानी शासक था, प्रसिद्ध शासक था, ठीक है ना, प्रसिद्ध शासक। और दूसरी उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सोने के सिक्के चलाए थे इसने, ठीक है। मिलिंद पनह पाली भाषा में रचित पुस्तक का नाम है और स्ट्रेटो मेनांडर का पुत्र हुआ था। स्ट्रेटो, जब मेनांडर की मृत्यु हुई थी तो उस समय स्ट्रेटो जो था नाबालिग था और उसकी माँ अर्थात मेनांडर की पत्नी ने राजकार्य संभाला था, ठीक है। तो आगे देखिए, स्ट्रेवो एक इतिहासकार हुआ। स्ट्रेटो इसकी जो है इसका पुत्र था स्ट्रेटो, और स्ट्रेवो जो इतिहासकार था, स्ट्रेवो कंफ्यूज मत हो ना। और एक प्रोफेसर रेप्सन और स्ट्रेवो, ये दोनों कौन थे? इतिहासकार। ठीक है, लिख दिया है मैंने। तो देखो, स्ट्रेवो ने माना कि मेनांडर इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान था। पाली भाषा की पुस्तक मिलिंद पनह लिखा हुआ है यहाँ पे। पाली भाषा की पुस्तक का नाम है मिलिंद पनह। मिलिंद के प्रश्नों के अनुसार मेनांडर कलसी गांव में उत्पन्न हुआ। कौन से गांव में उत्पन्न हुआ? कलसी गांव में, जो मेनांडर की राजधानी साकल से 200 योजन दूर स्थित अलासंड द्वीप में स्थित था। साकल पाकिस्तान में स्थित सयालकोट है। पाकिस्तान में स्थित जो वर्तमान में सयालकोट है, उस समय इसको साकल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साकल, ठीक है। भाग्यवश मिलिंद पनह में मेनांडर की राजधानी का विवरण दिया हुआ है। मेनांडर की राजधानी थी साकल, उसका विवरण दिया हुआ है। और उसका विवरण कैसे दिया हुआ है? देखो, योनको के देश में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, एक शहर जिसका नाम साकल है। सुहावने प्रदेश में स्थित है। वहाँ पानी की सुविधा है, पहाड़ियाँ भी है, कई उपवन, बाग, कुंज, झीलें और कुंड, नदियों, पहाड़ों और जंगलों का स्वर्ग है। बुद्धिमान व्यक्तियों ने इसकी योजना बनाई और इसके निवासियों का अत्याचार से कोई परिचय नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो था, साकल जो शहर था वो पूर्णतः रूप से जो शांति थी, वहाँ पे समृद्धि उन्नति थी और एक विकसित शहर के रूप में विद्यमान था। यानी वहाँ पे अत्याचार वगैरह, ऐसे हिंसा वगैरह ऐसी चीज़ का वहाँ नामो निशान नहीं था, क्योंकि सभी शत्रु और विपक्षी दबा दिए गए हैं। इसकी सुरक्षा सुदृढ़ है। कई बड़े बड़े बुर्ज और दीवारें हैं, अनुपम दरवाजे, प्रवेश द्वार है। इसके मध्य में सफ़ेद दीवार का राजदुर्ग है, जिसके चारों ओर गहरी खाई है। इसकी गलियां, वर्गाकार क्षेत्र, चौराहे, मंडियां नियमित ढंग से बनी हुई है। इसकी दुकानों में भरे कीमती पदार्थों की दुकानों में अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कई तरह के शानदार भवन हैं जो हिमालय की चोटियों की तरह ऊंचे हैं। शानदार बड़े बड़े भवन हैं जो हिमालय की चोटियों के समान जो है ऊंचे हैं। इसकी सड़कें हाथियों, घोड़ों, गाड़ियों और पैदल यात्रियों से भरी हुई है। हर प्रकार के व्यक्तियों, जहाँ पे ब्राह्मण, सामंत, शिल्पी, सेवक आदि की वहाँ पे भीड़ है। यानी सभी व्यक्ति वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक संप्रदाय के गुरुओं का ऊंचे नारों से वे स्वागत करते हैं। और नगर में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति रहते हैं। बनारसी मलमल, कौटुंबर पदार्थ और अन्य कई प्रकार के कपड़ों की बिक्री की वहाँ पे दुकानें हैं। बाजारों से मीठी सुगंध आती है। वहाँ सभी तरह के फल और फूल है जो अच्छे तरीके से वहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं मेनांडर की राजधानी, जिसका नाम है साकल। एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, मेनांडर द्वारा स्थित राजधानी साकल, यानी वर्तमान का सयालकोट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है मिलिंद पनह किताब में, ठीक है। मिलिंद पनह में से एक राजवंश से संबंधित बताया है, किंतु प्रतीत होता है कि वो साधारण व्यक्ति था। विवाह के कारण वह यूथिडेमस के वंश से संबंधित हो, ये संभव है। प्रोफेसर रेप्सन, इतिहासकार के नाम लिखे हुए दोनों, स्ट्रेवो एंड प्रोफेसर रेप्सन। प्रोफेसर रेप्सन का विचार था कि उसने डेमेट्रियस की पुत्री अगेथिकलिया और अगेथिकलिया की बहन तथा अन्य से इसने विवाह किया। उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम मेनांडर की मृत्यु के समय नाबालिग था। लिखा हुआ है स्ट्रेटो,
मेनांडर का पुत्र था। जब मेनांडर की मृत्यु हुई थी उस समय ये नाबालिग था, तो उसकी पत्नी का नाम जो थी अगस्त्य, इसने राजकाज जो है प्रशासन पूरा उसने संभाला था, क्योंकि बच्चा जो था, राजकुमार जो था स्ट्रेटो, वो नाबालिग था, छोटा था। ठीक है। उसकी रानी अगस्त्य अपने पुत्र की बाल्यावस्था में राजकार्य करती रही। ये निष्कर्ष मेनांडर के कुछ सिक्कों के अध्ययन पर आधारित है। ये जो निष्कर्ष निकाला गया है मेनांडर के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के हैं, उस पर उसके बारे में विवरण मिलता है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि मेनांडर एक महान विजेता था और कहा जाता है कि उसने सिकंदर से भी अधिक राष्ट्रों पर विजय पाई थी। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि हम जानते हैं मकदूनिया का शासक, पिछले वाली वीडियो में बताया था, सिकंदर के बारे में हमने जो है वार्तालाप किया था वीडियो के माध्यम से। सिकंदर को महान कहा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार अकबर महान, सिकंदर महान। ठीक है। तो ये माना जाता है कि मेनांडर ने जो है सिकंदर से भी ज़्यादा उसने राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की थी, यानी उसका साम्राज्य सिकंदर से भी ज़्यादा विशाल था और बहुत भूभाग में फैला हुआ था। ठीक है। लेकिन उसको महान की उपाधि नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बहुत से उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके सिक्के काठियावाड़ में प्रचलित पंचकोट, स्वात नदियों के संगम, 20 मील पश्चिम की ओर स्थित वजीर जातीय प्रदेश से खरोष्टी अभिलेखों के मंजूषा में रखे 2 वर्ग मिले हैं। इनमें से एक अभिलेख में मेनांडर के राज्य का उल्लेख हुआ है। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी शासक के कोई सिक्के मिलते हैं तो उसके सिक्कों का वहाँ पे मिलना यही प्रतीत होता है या यही सबूत या साक्ष्य होता है कि उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका वहाँ पे शासन था। ठीक है। जैसे अगर मान लो हम उदाहरण लें कि राजस्थान का कोई शासक है और उसके अगर सिक्के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि में मिलते हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि उसके सिक्के वहाँ कैसे पहुँचे। या तो व्यापार वाणिज्य होता होगा या फिर उस साम्राज्य का, उस शासक का वहाँ पे अधिकार था, इसकी वजह से वो सिक्के मिले। तो भारत के अलावा जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इस सुदूर प्रांतों से भी मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये, हम इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि उसका साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है। मिलिंद पन्ने में बताया गया है कि मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। बाद में कहा गया कि शुंग राजा पुष्यमित्र के अत्याचार से त्रस्त बौद्ध भिक्षुओं के लिए मेनांडर का साकल स्थित दरबार आश्रय स्थल बन गया। दिव्यावधान में कहा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है दिव्यावधान, उसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र ने घोषणा की थी, शुंग वंश का शासक था, याद रखना नाम पुष्यमित्र। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति साकल से किसी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा, उसको वो 100 दिनार इनाम में देगा। सिक्कों का नाम है, सिक्कों को पहले दिनार बोलते थे। तो अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का अगर सिर काट कर लाता है तो मैं उसको 100 सिक्के इनाम में दूंगा। और उस समय बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था वो था मेनांडर, और बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी और बौद्ध भिक्षुक उसके राज्य में शरण पाते थे। ठीक है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बौद्ध भिक्षु को आश्रय दिया हो मेनांडर ने, जिन पर शुंगों ने अत्याचार किए थे। मिलिंद पन्ना में मेनांडर अर्थात मिलिंद और बौद्ध विद्वान थे नागसेन, उनके बीच में बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध आध्यात्म शास्त्र से संबंधित और बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित कई तर्कों पर उनके बीच में जो वार्तालाप हुए थे, वो नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, संतोषप्रद उत्तर दिए थे। और उसके बाद में जो है मेनांडर को बौद्ध धर्म के प्रति उसकी लालसा बढ़ी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। ये था विद्वान एकमत से मेनांडर का राज्य डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद मानते हैं 165 ईसा पूर्व में हुई, इसलिए मेनांडर पुष्यमित्र के बाद के समय का हो सकता है। मिलिंद पन्ने में कहा गया है कि मेनांडर परिनिर्वाण से 500 वर्ष बाद तक जीवित रहा। प्रोफेसर रेप्सन ने ठीक ही कहा है कि एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में मेनांडर की ख्याति भारत तक की सीमित नहीं रही थी, भारत के बाहर भी लगभग 2 सदियों तक उसकी जो है उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। प्लूटार्क ने यूनानियों को बताया कि सैनिक शिविर में उसकी मृत्यु के बाद उसके अवशेषों की रक्षा के लिए किस प्रकार उसके साम्राज्य के नगरों में स्पर्धा हुई। रेप्सन ने लिखा है कि इस प्रकार मेनांडर ने केवल एक महान विजेता के रूप में नहीं बल्कि
उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जन्मजय और विदेह शासक जनक की भांति एक दार्शनिक के रूप में भी उसने ख्याति प्राप्त की थी। यानी एक प्रसिद्ध शासक था, लोक कल्याणकारी शासक था, जन सेवक था। इसके अलावा वो एक दार्शनिक भी था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म की कई विसंगतियों को उसने दूर करने का प्रयास किया। तो ये था मेनांडर, यूनानी शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक। उसका राजधानी साकल, उसके पुत्र का नाम था स्ट्रेटो। और मेनांडर के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानकारी देने वाले हमारे यहाँ इतिहासकार दोनों के नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रेबो और प्रोफेसर रेप्सन, जिसने इसके सिक्कों का अध्ययन किया और सिक्कों के अध्ययन के माध्यम से हमें सही इतिहास की जानकारी देने में हमारी मदद की। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यूनानी आक्रमण की क्या प्रभाव पड़े, या यूनानियों ने यहाँ पर जब शासन किया था तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिले। ठीक है, देखो कोई भी वंश या कोई भी जाति, जैसे कि हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, कुषाण आए, उसके बाद में मुगल आए, ये सब यहाँ के उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो उनकी संस्कृति का यहाँ प्रभाव पड़ता है और हमारी संस्कृति का उन पर प्रभाव पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है। आज हम देखते हैं, अगर हमें कभी विदेश जाने का मौका मिला, हम 2 वर्ष या 3 वर्ष तक कहीं रह के आते हैं, यूके में, ब्रिटेन में, कहीं भी रह के हो, तो वहाँ की संस्कृति का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई विदेशी आते हैं, बहुत सारे सैलानी हमारे यहाँ घूमने आते हैं, तो वो हमारे यहाँ की संस्कृति से वो भी प्रभावित होते हैं और हमारी संस्कृति में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कितना भी प्रतिशत, वो हमारी संस्कृति को सीखते हैं और इसमें ढलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव पड़े, उनके उद्देश्य मैंने पहले बता ही दिए थे। अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण, यूनानी संस्कृति एवं उसका विलीनीकरण। विलीनीकरण का मतलब समायोजन, विलीन हो जाना। ठीक है, अलग अलग संस्कृति होती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वो मुद्रा अर्थात सिक्के, फिर दूसरा आता है मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, फिर अगला हम लेते हैं तीसरा, वो आता है, तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यापार वाणिज्य। यानी कहने का तात्पर्य यूनानी आक्रमण का हमारे यहाँ भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, मुद्राएं, सिक्काएं, जो सिक्के हैं उनके प्रचलन में, जो मूर्ति कला पे क्या प्रभाव पड़ा, एवं जो है स्थापत्य कला पे कैसे नए जो है भवन बने। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला में जो है हमारे यहाँ पे गांधार चित्रकला शैली का यहाँ पे प्रवेश हुआ। ड्राइंग के स्टूडेंट गांधार शैली का पूरा विवेचन आप जो है चित्रकला की किताब में पढ़ोगे। हमारे यहाँ पे भी है गांधार शैली से आप क्या समझते हैं, तो भारतीय, नोट कर लीजिए, ये भारतीय यूनानी मिश्रित शैली, उसको गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक। ठीक है, दिख रहा है आपको, देखिए एक बार नोट कीजिए। ये प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव हमारे यहाँ पर भारत पे यूनानी आक्रमण के जो है ये प्रभाव पड़े, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुद्रा, सिक्के। ठीक है, देखो भारतीय बैक्टीरियनियों के शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा के क्षेत्र में पड़ा। यूनानी प्रभाव से पूर्व भारतीय चांदी के चिन्हित सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। हमारे यहाँ सिक्के तो थे, बनते थे, यानी कि यूनानी आई तभी सिक्के बने, पहले भी थे सिक्के ढलते थे, लेकिन चांदी के सिक्के थे जो तकनीकी रूप से इतने ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं थे। बाद में यूनानियों के आने के बाद में उन्होंने तकनीकी रूप से सिक्के जो ढाले वो ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा मजबूत थे। इन सिक्कों पर किसी का नाम या तिथि नहीं लिखी होती। दूसरी हमारी विशेषता बताएं या कमी बताएं कि हमारे भारतीय जो सिक्के थे उनकी दूसरी ये थी कि वो जो सिक्के थे उन पे किसी शासक का नाम या तिथि, डेट वो अंकित नहीं होती थी।
या तो उसमें कोई राजकीय धर्म का चिन्ह, स्वास्तिक या भगवान शिव का या उनका किसी भी धर्म के बारे में तो उनसे संबंधित, या प्रकृति से पेड़ पौधों का चित्र या जंगली जानवरों के चित्र आदि उस पर सिक्कों पे डाले जाते थे। निर्माण कला का श्रेष्ठता के कारण वह बेहतर होते थे। यूनानी जो सिक्के होते थे उन पर राजा का नाम, उपाधि, तिथि अंकित होती थी और वो श्रेष्ठ होते थे। चूंकि यूनानी ग्रहणशील थे इसलिए वे कभी कभी भारतीय मौद्रिक तकनीकी को अपनाकर भी प्रयोग करते थे, लेकिन यूनानी जो थे वो सीखने की ललक थी, ग्रहणशील थे, ठीक है, तो वो भारतीय सिक्कों की तकनीक को अपनाते थे वो, ठीक है। अब कला और मूर्तिकला। कला के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ। भारतीय यूनानियों की भूमिका सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण समझी जाती है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला से परिचय कराया, जिसके बाद में गांधार शैली का विकास हुआ। याद रखना भाई, छोटा क्वेश्चन आता है, गांधार शैली से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय यूनानी मिश्रित शैली को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। यानी कुछ ट्रिक भारतीयों की अपनाई गई और कुछ ट्रिक यूनानियों की अपनाई और नई कला विकसित हुई। उस कला को नाम दिया गया गांधार कला शैली, जो कि विशेष रूप से मूर्ति कला में दिखाई देती है और कुछ स्थापत्य कला में कुछ भवन, कुछ इमारतें, कुछ मंदिर, कुछ किले, गढ़, दुर्ग गांधार शैली से निर्मित बनाए गए, ठीक है। और इसके साथ ही भारतीय यूनानी शासन में खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण, धर्म के क्षेत्र में भी छाप छोड़ी। साथ ही नए जल और थल मार्ग के खुलने से भारत और यूनान के मध्य व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अब बात आती है व्यापार वाणिज्य की। देखो, व्यापार वाणिज्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भारत में होती थी वो यूनानियों को अच्छी लगती थी, यूनान में प्रसिद्ध थी, और बहुत सारी यूनानी जो सामग्रियां वो हम भारतीयों को अच्छी लगती थी। अब हम बात करते हैं भारत से यूनान जाने वाली सामग्रियां, जिसमें देखो हाथी दांत के चूड़े, मसाले, कीमती वस्त्र, मलमल के वस्त्र, ठीक है, ये वस्त्र जो है यहाँ से यूनान जाते थे। और यूनान से श्रृंगार प्रसाधन की सामग्रियाँ, जिसमें जो महिलाओं की श्रृंगार प्रसाधन की सामग्रियाँ होती है वो, और इसके अलावा रत्न, हीरे जवाहरात, वो वहाँ से भारत आते थे, ठीक है। आगे देखिए, एक परंपरा के अनुसार राजा एटिओकस चतुर्थ ने लगभग 166 ईसा पूर्व में पूरे यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसमें भारत के मसाले और हाथी दांत से वस्तुएं प्रदर्शित की। समकालीन सिक्कों की एक बड़ी संख्या में कम से कम 30 भारतीय यूनानी शासकों के नाम मालूम हो जाते हैं। उत्तर में काबुल तथा दिल्ली के निकट मथुरा में मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारतीय यूनानियों का इतिहास इन्हीं सिक्कों की सहायता से लिखा गया है। इन सिक्कों पर यूनानी भाषा में अनुश्रुतियाँ अंकित है। बाद में खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि भी मिलती है। इन प्रमाणों को समझने में कई कठिनाई भी होती है, क्योंकि कुछ राजाओं के नाम एक से थे, इसलिए एक शासन के समय सिक्कों को दूसरे से अलग करना आसान नहीं है। सिक्के, विशेषकर चांदी के सिक्कों के ढालने की भारतीय यूनानी तकनीक कारीगरी का अच्छा उदाहरण है। इसका प्रभाव इस युग के कुछ स्थानीय शासकों द्वारा जारी किए हुए सिक्कों पर पड़ा। एक बड़े क्षेत्र में उनका प्रचलन हुआ। वे इस युग के बढ़ते हुए व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अगर कोई भी जाति या कोई भी धर्म किसी दूसरे देश में जाता है तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, यानी कुछ संस्कृति ग्रहण की जाती है और कुछ संस्कृति जो है दी जाती है। अब हम भारत की बात करें, बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे जो गैर भारतीय यहाँ पर आए जिन्होंने शासन किया, वो यहाँ आकर भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हो के कि यहाँ आकर यहीं के हो गए, इसलिए उसे कहा जाता है विलीनीकरण। यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। किसी ने पूरी तरह से अपना लिया, किसी ने थोड़े बहुत रूप में अपना लिया। अपने धर्म के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी पूरी तरह से कबूल किया, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव एवं विलीनीकरण की हम बात करें, भारत में इंडो बैक्ट्रियन राज्य के विषय में डॉक्टर JN बैनर्जी का विचार है कि भारत की द्वितीय यूनानी विजय सिकंदर की विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी। 2 शताब्दियों तक भारतीय तथा यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे। 2 शताब्दी यानी 200 वर्षों तक भारत और यूनानियों के मध्य अच्छे संबंध रहे। ये केवल यूनानी सभ्यता
का भारतीय सभ्यता पर तथा भारतीय सभ्यता का यूनानी सभ्यता पर प्रभाव नहीं था। भारतीयों की कई धार्मिक धारणाओं आदर्शों को यूनानी शासकों ने अपनाया। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। यूनानियों ने क्रमशः भारतीय ढंग को अपने तरीके से अपना लिया। उस समय के साथ ही भारतीय भूमि की उपज बन गए। अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई। तो ये हमारा था क्या क्या प्रभाव पड़ा। एक बार आप वापस बोर्ड पे देखिए और ये जो प्रभाव है ये आपको कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, तो ये यूनानी आक्रमण और ये प्रभाव संस्कृति विलीनीकरण, मुद्रा, सिक्के, व्यापार वाणिज्य, मूर्ति कला के बारे में बात बताइए आपको, गांधार शैली इसको आपको उतार लेना, और स्थापत्य कला के बारे में बात करी, और संस्कृति का जो आदान प्रदान हुआ उसके बारे में बात करी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो में है हम शक, जो कि भारत से में आने वाली यूनानियों के बाद की एक जाति थी शक, जिसको सीथियन भी कहा जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बारे में अगले वाले वीडियो में हम उस चर्चा शकों के बारे में जो यहाँ भारत के आए और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति ने शकों को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।